ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ 2024-25 SSLC मादरी प्रश्न पत्रिके 1 जबानदानी दुवम कन्नड़ा का आसान उर्दू में तर्जुमा और हल। तो कुल आपके लिए जैसे कि 4 MCQ होंगे, वो भी ग्रामर के बेस्ड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा फर्स्ट, प्रथम पुरुष सर्वनाम पद के उदाहरण इदु। तो प्रथम पुरुष जैसे कि आपको मालूम है फर्स्ट पर्सन है, तो उसके लिए सर्वनामक यानी जमीर के लिए एक मिसाल ये है, यहाँ पर ए नीनु, बी नानु, सी अवनु एंड डी तानु। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन के नीनु यानी आप हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, अवनु सेकंड पर्सन हो गया, ताऊ ये भी सेकंड पर्सन होगा, नानु जो है वो प्रथम यानी मैं प्रथम पर्सन हुआ। तो हमारा सही इंतखाब यहाँ पर बी होना चाहिए, नानु। नेक्स्ट सेकंड वन, आदेश संधिಗೆ ಸೇರಿದ पदविदु। तो यहाँ पर 4 जो नीचे संधि दिए गए हैं उनमें से ये आदेश संधि है, तो वो पहचानना है हमें। तो देखेंगे पहले हूदोट ऊरूरू शालेयन्नु देवालय। तो इनमें से हमारा जो फर्स्ट ए जो है वो सही ऑप्शन है, हु अधिक तोट हु दोट आदेश संधि। नेक्स्ट हमारा है थर्ड वन, सामान्य अवयಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವ ಪದ। सामान्य अवयಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು यहाँ पर देखिए हम, ए ಚೆನ್ನಾಗಿ, बी जुड़ू जुड़ू, सी अथवा डी बेड़। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, यहाँ सामान्य अवयक यानी एडजेक्टिव में से ಚೆನ್ನಾಗಿ होता है, जुड़ू 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 पद में आता है, अथवा बेड़ा भी नहीं आता, ये हमारा राइट आंसर है। चौथा देखेंगे, वर्तमान कालವನ್ನು सूचिಸುವ पद। वर्तमान काल यानी ज़माने हाल प्रेजेंट टेंस को इनमें से कौन सा जुमला बताता है? तो आप देखेंगे ए में है ನೋಡುವನು, बी ನೋಡಿತು, सी ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, डी ನೋಡಿದನು। तो इनमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होना चाहिए, ये पर देखिए ನೋಡುವನು, ನೋಡುವನು यानी फ्यूचर टेंस हो गया, देखने वाला, ನೋಡಿತು पास्ट टेंस हो गया माजी, और ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ यानी कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो अब हमारा सिर्फ ನೋಡಿದನು, यहाँ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ये असल में हमारा वर्तमान है, ನೋಡಿದನು ये भी कंप्लीट होने की वजह से हमारा राइट ऑप्शन जो है सी है, ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। अभी प्रेजेंट वर्क चल रहा है। नेक्स्ट है रोमन क्वेश्चन नंबर 2, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तर बरेरी। तो एक जुमले में हम इनको कुल आपके 12 हैं, आप जो जैसे जानते हैं। पहला, ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು? सिंपल सा सवाल है, ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮೋಸ, हर एकों से धोखे में और सितमगरी का शिकार कौन बन रहे हैं? तो सिंपल हमारा जवाब होना चाहिए ये 80 कसीमे का है। तो यहाँ देखो उत्तर ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ। अब आप क्या सिर्फ रೈತರು एडजस्ट करना है, यारू रहे इस जगह रೈತರು डालना है, बस इतना ही। कैसा है सेंटेंस वैसा ही लिख देंगे, जैसे ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವವರು ರೈತರು। ಸಿಂಪಲ್, ಯಾರು ರहे इस जगह ರೈತರು। 6th वन, ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ? सिंपल, ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು खादी बट्टे यानी कॉटन के कपड़े क्यों पहनना, यानी वो क्यों डिसाइड किया, उन्होंने फैसला क्यों किया? सिंपल आंसर देखिए, स्वदेशी आंदोलनಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಲು निर्धरिसिदरू। स्वदेशी आंदोलन यहाँ से मुराद स्वदेशी आंदोलन आपने पढ़ा होगा तारीख में कि हिंदुस्तान में बनाई गई चीजों का इस्तेमाल के तहत इन्होंने कहा था, और यानी कई जोड़ी से लेनी उनका साथ देने की। सिंपल। 7th वन देखिए, ಸಸ್ತನೀಯಗಳ ಆಶ್ರಯದಾನಗಳು ಯಾವುವು? सस्तनीಗಳು से मुराद यहाँ पर ममल्स, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। माफ कीजिए, ये सस्तनीಗಳು से मुराद यहाँ पर आश्रयदानಗಳು ಯಾವುವು? आश्रयदान से मुराद यहाँ पर उनका मस्कन, वो कहाँ पर बसते हैं? उत्तर देखिए, गुहे, पटरे, गूडू, बिल्लू ಮುಂತಾದವುಗಳು ಸಸ್ತನಿಗಳ आश्रयदानಗಳಾಗಿವೆ। यहाँ पर गुहे से मुराद गुफा, पटरे पेड़ के अंदरूनी हिस्सा जो खोखला रहता है वो, उसके बाद में गूडू यानी नेस्ट, और बिल्लू जमीन के अंदर वगैरह खोद कर बनाते हैं ना, वो बिल्लू सुराग जिसको भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 8th वन, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಎಂತಹ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು? सिंपल, जो तलबा वहाँ हेडमास्टर के यहाँ गए थे उन्होंने कॉफी पीने के लिए किस किस्म के कप्स उन्होंने इंतखाब किया? सिंपल आंसर
1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ का है तो सिंपल ही होना चाहिए. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಏನಿ ಕೀಮ್ತಿ ಮೆಹಂಗೆ. 9th one. ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ದೀಪಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಸವಾಲ್, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ यानी गंगा नदी में जो ತೇಲುತ್ತಿರುವ वो तैरते हुए दिए किस तरह से लग रहे थे यानी दिख रहे थे. गंगेಯಲ್ಲಿ अब ಹೇಗೆ है ना वहां पर आपका आंसर होना चाहिए. गंगेಯಲ್ಲಿ जैसा है वैसा ही रख दीजिए पूरा सेंटेंस. ನೂರಾರು ದೀಪಗಳು ನದಿಯ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. नदिय देखिए बट्टे यानी जिस तरह से गंगा नदी एक बहुत बड़ा कपड़ा है और उसमें रोशनी के एम्ब्रॉयडरी किया हुआ यानी आपको एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना कसूती का काम. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. ಗೋಪಾಲನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಏಕೆ ಭಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. सिंपल क्वेश्चन है. गोपाल शालेंदा मनेगे ना स्कूल से वापसी में वक्त में उसको क्यों घबराहट हो रही थी, क्यों वो घबरा जाता था. सिंपल है. देखिए क्योंकि अर्जे शाम होने के बाद में रात में होने वाली इतना घबराहट है. जवाब देखिए, ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಕಾಡನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಪಾಲನು ಭಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. अब जंगल में सिपाही बेचारा जा रहा रात में, वो शाम में, तो वो घबराहट तो होने ही वाली उसको. ಕಾಡನ್ನು जंगल, भय खौफ. नेक्स्ट 11th वन. सिद्धार्थनिगे महाबेळಕು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತು. सिंपल क्वेश्चन. सिद्धार्थ के लिए एक महाबेळಕು यानी अजीम रोशनी उसको कहाँ नजर आई. सिंपल जवाब भी इसी तरह होना चाहिए. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತು है ना वहां पर जवाब लिख दें. ಎಲ್ಲಿ के जगह जवाब डालना है आपका. सिद्धार्थनिगे महाबेळಕು बोधि वृक्षದಲ್ಲಿ. ये बोधि वृक्ष नहीं, बोधि का पेड़ में उसको नजर आया. बोधि वृक्षದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತು. 12th. ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ वालग ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. चैत्र मास का मालूम है आपको, ये मौसम 12 जस्ट बारिश होने के बाद में जिस तरह का जो मौसम होता है उसको चैत्र बोलते हैं, चैत्र मास. तो उस वक्त में ये वालग, किसका वालग ನಡೆದಿತ್ತು अगर पूछ रहा है. जवाब, ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಮುಗಿಲುಗಳ वालग ನಡೆದಿತ್ತು. नेल मुगिलु, नेला यानी जमीन और आसमान का वालग चल रहा था. यहाँ वालग से मुराद म्यूजिक या ऐसा कोई साज जिससे आवाज आती हो. नेक्स्ट 13. तिमीरಕ್ಕೆ वैरी ಯಾವುದು. तिमीरा इंसेक्ट, या तो इसको क्या बोलेंगे हम, कीड़ों के पतंगे होते हैं ना उसको, हाँ तिमीरा बोलेंगे. तिमीरಕ್ಕೆ वैरी ಬೆಳಕು ಯಾವುದು है ना, वहां पर ಬೆಳಕು डाल देंगे बस. ಬೆಳಕು रोशनी. 14. या तो आग भी कही उसको. ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಹೇಗೆ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಜನಪದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ यानी किस तरह से वो भरा हुआ है कुनिगल केरे, इस तरह का सवाल है. जहां पर यहाँ ಹೇಗೆ है वहां पर आपने आंसर डाल देना है. ಕುನಿಗಲ್ केरे ನಿಂಬೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಜನಪದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂಬೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ, नींबू की तरह रस भरा हुआ, जिस तरह नींबू होता है उसी तरह कुनिगल केरे भरा हुआ है, फुल है एकदम. 15. ಸಂತೆ ಒಳಗೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂಜಬಾರದು. तो ये वचन साहित्य में से अक्का महादेवी का है. तो उनके संते ಒಳಗೆ बाजार में मने ಒಂದನ್ನು, वहां पर मकान बनाने के बाद में क्या होगा, ಯಾವುದಕ್ಕೆ जगह आप आंसर लिखेंगे. ಯಾವುದಕ್ಕೆ मुराद यहाँ पर बाजार में क्या होता है जी, आवाजेस होता ना, चिल्लाते रहते हैं, हाँ तो बाजार. तो उन्हें क्या बोलते हैं, ಸಂತೆ ಒಳಗೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಜಬಾರದು. नेक्स्ट है 16. ಕೌರವನ ಸೇನೆಯು उत्तरनिगे ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. कौरवन सेने उसकी जो फौज थी कौरव की, वो किस तरह से उत्तर कुमार को किस तरह से लग रही थी. वो सिंपल, ಕೌರವನ ಸೇನೆಯು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿ. ವಿಶಾಲವಾದ यानी बहुत बड़ा समुद्र, यहाँ से मुराद बहर, समंदर की तरह उसको नजर आ रहा है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है रोमन में से 2 मार्क्स के लिए हमारे कुल 8 आएंगे और 16 मार्क्स के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. 17. ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ. सिंपल, पुटराज वाले छोटे बचपन में उनके आंखें किस तरह से बेनूर हो गई, यानी उनके वो नुकसान हुआ उनके आंखों का. जवाब,
ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಹುಟ್ಟಿದ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ರೋಗ ಬಂದಿತ್ತು। तो पैदाइश के 6 महीने के बाद में आपको आंखों की वो बीमारी आ गई थी या तो वो कमजोर हो गए थे। आवाग बरी नाटी वैद्यರು इत्तु। नाटी बोले तो जवारी एकदम यहाँ झाड़ फूक करते हैं ना, फूक को क्या क्या करते हैं ना, हाँ उनको नाटी वैद्यರು बोलते हैं। ಅವರು ಕನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆ ನಾಯಿಯ ತೊನೆಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। ಆಗ ಮುಟ್ಟಿಸುವಾಗ ತೊನಸಿ ಕೈ ಜಾರಿ ಕಣ್ಣು ಒಳಗೆ बिद्दु बिट्टिತು। तो वो कुत्ते की ತೊನಸಿ को उसको मुट्टिसಬೇಕು यानी उसे जस्ट लगाना, लेकिन ना वो थोड़ा सा उनका हाथ फिसल के आंखों में गिर गया। पुट्टಯ್ಯ ಆಗ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಳೆದುಕೊಂಡರು। उसी वजह से वो आंखों से बेनूर हो गए, अंधे हो गए। नेक्स्ट 18 ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ತಂದಿಟ್ಟ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ತರಹದ ಕಪ್ಪುಗಳಿದ್ದವು। ಯಾವ ಯಾವ ಕಿಸ್ ಕಿಸಮ್ಕೆ या किस टाइप के ಕಪ್ಪು थे ट्रे में हेड मास्टर लाए सो। तो देखिए ಒಂದೇ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 35 ಕಾಪಿ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟರು। ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಚೈನಾ ಪಿಂಗಾಣಿಗಳು, ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಗಾಜಿನವು, ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ಪುಗಳು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಏನೋ ಬೆಲೆ ಬಾಳದ ಗಾಜಿನವು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಟೀಲಿನ ಲೋಟಗಳಿದ್ದವು। बुड्ढी का चालू हुआ। देखिए यहाँ पर जैसे वो कप में किस किस्म के थे, पहले बेले बाड़ो अंता यानी कीमती, बेले बाड़ो यानी महंगे चाइना पिंगानिಗಳು, चाइना से लाए हुए वो शासन आपको मालूम है कप्स। और उसके बाद में सुंदर गाजिनऊ, खूबसूरत ग्लास के, और चंद प्लास्टिक के तो आपको पता है, और भी चंद उसमें ग्लासेस के थे लेकिन वो बेले बाड़द चीप एकदम, और स्टील के ಲೋಟ್ ಕಪ್ಸ್ भी थे उसमें। अब है 19 ಹರಿದ್ವಾರವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಹರಿದ್ವಾರವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವನಿ उसकी तारीफ करना या तो उसकी वजह व कथा बयान करना। चलिए जवाब देखते हैं। ಭಾರತದ 7 ಪ್ರಾಚೀನ ಪವಿತ್ರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದದ್ದು ಹರಿದ್ವಾರ। 7 प्राचीन यानी 7 बहुत ही कदीम शहरों में इसका शुमार होता है। प्राचीन मतलब बहुत कदीम। ಎಲ್ಲ तीर्थ क्षेत्र नगरಗಳಂತೆ तीर्थ क्षेत्र यानी यहाँ पिलग्रिमेज है, मुकद्दस जायरीन के मकामात। जायरीन को हम बोलते हैं तीर्थ क्षेत्र। ನಗರಗಳಂತೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ। ಪ್ರಾಚೀನತೆ यानी कदीमियत के बहुत सारे खुसूसियात उसके साथ में हैं। ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳು ಹಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬೀದಿಗಳು। ಎರಡೂ बदी ने दोनों तरफ वो रोड के दोनों तरफ भी आप यहाँ देखेंगे तो बहुत ऊंचे ऊंचे मकान हैं। फिर उसके बाद इಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬೀದಿಗಳು, बहुत कंजस्टेड वहाँ का रोड है, गलियों का, गली कुचों का। नडु नडुवे तट्टने कन्नನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ गुड़िಗಳು। फिर उसी तरह जाते जाते दरमियान में अब हमारे यहाँ भी देखें ना, कहाँ मिले सो गुड़िया, वैसा जो भी नडु नडुवे सಣ್ಣ गुड़िಗಳು हमारे आंखों को पुरकशिश करते हैं। ಆಶ್ರಮಗಳು, फिर उसके बाद आश्रम है, ಧರ್ಮಶಾಲೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅಂಶವಾದ ಗಲೀಜುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। इसी तरह हर जगह जहाँ पर ये तीर्थ स्थान यानी लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, गंदगी तो होती रहती है। 20 क्या है, ಬನದ ಗೋಪಾಲನ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು। यहाँ पर वेशभूषण से मुराद इसका जो कपड़े वगैरह पहना है ना, वज़ा व कता, इसका बाहर का ड्रेसिंग कैसा था। तो देखिए सिंपल, ತೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಿರೀಟ, तो सर पर उसको एक छोटा सा ताज पहन रखा है, और उस ताज में क्या है, नविलुगिरी है, वो ताऊस का यानी मोर का पंख भी है, ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಕೊಳಲು और हाथ में ಕೊಳಲು। ಇವು ಬನದ ಗೋಪಾಲನ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಾಗಿದ್ದವು। ಒಂಟಿಯಾದ ಗೋಪಾಲನನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಭಗವಂತನು ಈ ರೀತಿ ವೇಷಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಬರುವನು। तो उनका एक अकीदा था कि अगर अकेला है वहाँ पर जंगल में, तो वो क्या करेगा, इसकी हिफाजत के लिए खुद इस किस्म की वेशभूषण ड्रेसिंग में आएगा। 21 ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ನಾಡಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕವಿ ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ ಅವರು ಏನೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। देखो सिंपल कितना क्वेश्चन है। सिद्धार्थनिगे नाडिन अर्थ यानी उसको जो सच्चाई मालूम हुई उसको किस तरह से उन्होंने मतन के जरिए से पेश किया है, बन्नी सिद्धार्थ ने तारुफ किया है, वो उसकी वजाहत की है। जवाब देखिए,
ಕಾಡು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದ ಅವನಿಗೆ ನಾಡಿನರ್ಥ ಹೊಳೆಯಿತು. तो ये जंगल जंगल घूम रहा था ना, 12 साल घूमया ना जी, 1 2 3 नहीं, तो ಅವನಿಗೆ ನಾಡಿನರ್ಥ ಹೊಳೆಯಿತು. तो उसको ये नाडिन से मुराद यहाँ पर शहर है या तो जहाँ पर लोग बसते हैं. तो इसकी मानी पता चले उसको. ನಾಡಿನರ್ಥ ಹೊಳೆಯಿತು. ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಡು ದೂರದಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. तो इसी वक्त में ये हुआ कि वहाँ पर कोयल भी गा रही है, ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. तो इसी वक्त में ये देख रहे हैं कि वो सुबह का सितारा जो है वो आसमानों पर, बानो यानी बान से मुराद आकाश आसमान है. नेक्स्ट ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. उसी वक्त में वो रोशन हो रहा, चमकदार था. ಆಗ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಬೆಳಕೊಂದು कंडु बंदु बुद्धनिगे ज्ञानोदयवायितु. तो उसी वक्त में ये बोधि वृक्ष में एक अजीम रोशनी उसको नजर आई. फिर वो रोशन ख्याल हुआ, ज्ञानोदय, फिर उसे इरफान खुदाबंदी का इल्म हासिल हुआ ಎಂದು ಕವಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ನಾಡಿನರ್ಥ ತಿಳಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. लास्ट में अत्ता लिखना चो कवियु ಹೇಗೆ कर पूछा ना, ಹೀಗೆ कर बोल को पूरा ऊपर लिखे तुम्हें, ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಡಿನರ್ಥ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಲಿಖದೇನ. अब है नेक्स्ट 22. ಕರ್ಪೂರದ ಕೆಲಸವೇನು, ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. देखो 12वां क्वेश्चन है कर्पूर से मुराद आपको मालूम है, यहाँ वो हमारे हिंदू भाई लोग क्या करते हैं, पूजा करते वक्त में नारियल के ऊपर रख के उसके अंगार लगाते हैं, कर्पूर. तो ये कापूर बोलते हैं ना हमें उर्दू में, कापूर. वो कर्पूर उसका काम क्या है, सिंपल. कर्पूರದ ಕೆಲಸ ಉರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಕರಗುವುದು. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರದ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂತೆ ದೀಪದರಿಗೆ. तो ये क्या कर रहा है कि इसका काम कैसा है, पहले सबसे पहले जलना है. उरियुवुदु का तो जलना, करगुवुदु यानी पिघलना. तो मोम का और ये कर्पूर का काम क्या होता है, वो पहले जलते हैं फिर वो पिघल जाता है. फिर किसमें, ये ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂತೆ ದೀಪದರಿಗೆ ತಿಮೀರ ಸರಿಯುವಂತೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. तो इसी तरह से वो रोशनी देना चाहिए और तिमीर सरियोंते और पुरसुकून जिंदगी हमें बसर करनी चाहिए. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd. ಹಳೆಯ ದಂಡೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಯಾವ ನೆನಪುಗಳಿವೆ. तो ಹೊಳೆಯ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ यहाँ से दरिया के किनारों पर जो ताश में तो साहिलों पर कौन सी कहानियाँ पीछे के यादें दफन है, मदफून है. सवाल सिंपल सा. ಹಳೆಯ ದಂಡೆಯು ಹಲವಾರು ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ. तो ये इसके जो साहिलें हैं, ये एनकैचमेंट एरिया, उसके एतराफ़ का जो एरिया है, ये क्या है, नागरिकतेಗಳ उगम स्थान. नागरिकते से मुराद यहाँ पर तहजीबें हैं, जैसे वादी सिंध की तहजीब, मिस्र की तहजीब, तहजीबें हैं. उगम स्थानಗಳಾಗಿವೆ. ಹಲವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಉದಯವಾಗಿವೆ. साम्राज्य से मुराद आपको जानते हैं साम्राज्य ताकतें, यानी ये एम्पायर जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में. छोटे रहे तो राजा रजवाड़े दीवान, बड़े हो गए तो बहुत सारे बड़े तो उनको साम्राज्य बोलते. हलವು साम्राज्यಗಳು अಳಿದು ಹೋಗಿವೆ. तो इस तरह के बहुत सारे तहजीबें और ये साम्राज्य ताकतें खत्म हो चुके हैं, मदफून हो चुके हैं. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಉತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದು ನೆನಪಿದೆ. लेकिन कई शतमानಗಳು से मुराद सदियों से. नेगिला योगी से मुराद किसान, नेगिलो हल, योगी उसको हाँकने वाला, इस्तेमाल करने वाला किसान. श्रमिसी श्रम पड़ी को नहीं, मेहनत करना. उत्ती यानी उसको खेती को काश्त करना, यानी उसको मिट्टी को वगैरह सही बनाना. बित्ती किसके लिए, बीज बाने के लिए. बेड़े दो फिर फसल को उगाने के. यही सारी चीजें अभी भी हमें याद है. ಗೊಬ್ಬರದ ಹಾಡು ಹೊಮ್ಮಿದೆ. फिर उसके बाद में वो जब भी फसल के लिए ये हमारी खाद को जब डालते हैं, गोबर खाद डालते हैं, तो उस वक्त में बहुत सारे वो जनपद नज़में पढ़ते थे. ಜನರು ಮಾಡಿದ ಸಂತೆ जात्रेಗಳು ನೆನಪಿದೆ. और उसके अलावा और क्या कौन कौन सी चीज़ें इसी के एतराफ़ में, जैसे मूडल कुनगल केरे, इसी के एतराफ़ में क्या था, वहाँ पर मार्केट था, संते हो संते कट्टे, नहीं वो वही बाजार लगते थे, कट्टे लगते थे, वो यही सारी चीजें हमें याद है. नेक्स्ट हम देखेंगे 24. ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ
ಹೂ ಯಾವುದರ ಪ್ರತೀಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿರಿ. मानवीय संस्कृतिಯಲ್ಲಿ यानी इंसानी तहजीब में बहुत कई सालों से हू ಯಾವುದರ प्रतीक, हू से मुराद यहाँ पर फूल, आपको मालूम है हू. तो ಯಾವುದರ प्रतीक यानी ये किसका सिंबलाइज्ड है, ये किसकी निशानी है, शार है, उसको मिसालों के जरिए से आप वाजा कीजिए. तो जवाब कुछ है मानवीय संस्कृतिಯಲ್ಲಿ यानी इंसानी तहजीब में, संस्कृति तहजीब सखाफत. हू मुग्धते, वो फूल कैसा है, मुग्धते से मुराद मासूमियत. मधुरते यानी मिठास, वो बोल में हो या फिर वो जबान में हो. शहद जैसा बोलते हैं हम, मधुरवाಗಿದೆ मधु. सौंदर्य के, खूबसूरती के लिए. पावित्र के, पावित्र से मुराद है तकद्दुस, मुकद्दस चीजें बोलते हैं ना, पाक साफ. भक्ति, भक्ति तो आपको मालूम है इबादत है. श्रद्धे, श्रद्धे से मुराद है अकीदत, यकसुवियत. प्रीति, ಶಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. देखो ये सब लिखना तुम्हें लिख कर ಈಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕ ಯಾವುದರ जगह वहाँ पर पूरे आंसर डालना. कैसा है क्वेश्चन वैसा लिखना. मानवीय संस्कृतिಯಲ್ಲಿ हू कर लिखो, ಯಾವುದರ है वो सब जवाब लिखो, फिर कैसा है वैसा नीचे प्रतीकवाಗಿದೆ खलस. अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है. इसमें कविಗಳ अथवा कवि साहित्य, ये वो यानी कवि परिचय से बोल रहा है. ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, ಕಾಲ, ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಿರುದುಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು वाक्य रूपದಲ್ಲಿ बरेरी. देखो यहाँ पर उन्हें जब वाक्य रूपದಲ್ಲಿ बरेरी कहा तो वो आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते हैं ना, उस तरह नहीं लिखेंगे, एक पूरा वाक्य रूप में लिखना. 3 मार्क्स रहते हैं इसको. तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है देखो. अभी ने सबसे पहले क्या कर लिखा है, जन्मस्थಳ काल, इसके लिए 1 मार्क. कृति ಮತ್ತು बिरुदुको 1 मार्क्स. और प्रशस्तिಗಳಿಗೆ यानी उनके खताब को, एजाज को 1 मार्क्स. किसका है जी, आरामित्र है. ಆರಾಮಿತ್ರ ಅವರು 1935ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಎಂಬಲ್ಲಿ जनिसिदरू. ये सिंपल पहला उन्हें बोले तो जन्मस्थल काल करको, तो काल कितना है हमारा 1935 में. वो वही काल है. कहाँ पैदाइश हुई इसकी, अक्किहेಬ್ಬಾಳು मंड्या जिले का. नेक्स्ट ने कृतिಗಳು बोले, उसको भी हमें उसमें लिखना, सेंटेंस में लिखना. इವರು ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು, ಛಂದೋಮಿತ್ರ, ಒಳನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಕವಿಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ये देखो सेंटेंस, ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ऊपर के सब लिखो, ये लिखना नीचे बाद में. अब उनके लिए कौन कौन से इन्हें बिरुदु ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ बोले ने, अब वो देखिए. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ನವರತ್ನಮ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವರ್ಧಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾನಂದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. तो ये भी लिखना जरूरी है हमें. देखो ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ मतलब ಪ್ರಕೃತ ಪಾಠವನ್ನು, यानी जो अभी जो प्रस्तुत पाठ है हमारा, वो कहाँ है, महाभारत पात्र संगतिಗಳು पुस्तकದಿಂದ आरिಸಲಾಗಿದೆ. अब ये जो आरामित्र का यहाँ पर वो वनमರದ ಗಿಳಿ है ना, उसको यहाँ से हमें लिया गया है. नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर एक पोएम दिया गया है. सवाल नंबर आपका रोमन सवाल नंबर 5 है. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು वाक्य रूपದಲ್ಲಿ बरेरी. इसके लिए 3 मार्क्स होंगे आपको. तो यहाँ पर पोएम दे दिया है उसने. ये पोएम को देखकर आपके उसके मानी लिखना है. देखो ये सभी चैत्र का है. ये मई ಕೊಡವಿ ಎದ್ದ ಜಗ ಖಗ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಲಘು ಬಗೆಯ ದಗದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಿದೆ, ಹೊಸತು ಜೀವನೋಲ್ಲಾಸ ಜಿಗಿತ ಭಾವಿಸಲ ನೆಲಮುಗಿಲು वालगवे ನಡೆದಂತಿದೆ. इसके तुम्हें मानी लिखना. अगर आपको सारांश इसमें नहीं लिखने आ रहा तो आप एक तुम्हारा ट्रिक्स बोल देते हो. पहले देखो, मई ಕೊಡವಿ ಎದ್ದ जग खग पक्षी प्राणिಗಳು लघु बगेय यंदु. पहले सबसे पहले क्या लिखना है, ये कौन लिखा, कहाँ से इसको उठाया गया. जैसे अब यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ ಅವರು ಸಬರದ ಸಾದರ್ ಇವರು ಬರೆದಿರುವ ಬೋಧಿವೃಕ್ಷ ಲಿಖಿತ ಸಿಸಿಪಸರ ಸುತ್ತ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿರುವ सविचैत्र ಎಂಬ पद्यದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. देखो कितना सिंपल है. पहले वो शायर का नाम लिखना और उसके बाद में इसको कौन से दीवान से या तो कौन से किताब से उठाया गया और इसका वो पोयम का नाम क्या है. तुम ना ये सिसी पसरा सुत्ता नहीं लिखना है तो टेंशन लेने को, बस उठा को क्या लिखोगे तो सविचैत्र पद्यದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ लिखे भी 1 मार्क को. क्या यहाँ पर शायर का नाम के लिए आधा मार्क्स, ये सविचैत्र के लिए आधा मार्क्स. नेक्स्ट देखिए,
ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು कवि ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। देखो चैत्र मास जैसे आता है मौसम में 12, तो उस वक्त में के होने वाली चेंजेस के बारे में 12 रब्बी अव्वल बोलते हैं ना, रब्बिल का महीना, रब्बिल अव्वल रब्बिल सानी के महीने के वक्त में क्या क्या होता है ये लिखना तुम्हें। ಯುಗಾದಿಯು ಸೊಗಸಾದ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಜಗ ಖಗ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೈಕೊಡವಿ ಲಘು ಬಗೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವನ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳು ಚಿಗುರುತ್ತಿದೆ, ನೆಲ ಮುಗಿಲಿನ ವಾಲಗವೇ ನಡೆದಂತೆ भासवागुत्तिदे यंदु कवि ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। अगर ये सब लिखने नहीं आया तुमना तो पोएम क्यों यहाँ लिखने का, एक लाइन लिखने का यंदु कवि वर्णिसुत्ताने, फिर दूसरा लिखने का यंदु कवि इल्ली ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ। इस तरह भी लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स आराम से इसमें से आपको मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट जो है वो हमारा आरसी अलंकार और आरसी वगैरह है, उसे नेक्स्ट के हिस्से में हमें पूरा करेंगे, क्योंकि तो मुझे मालूम है वीडियो लंबा हो तो तुम्हें देखती नहीं, यो बाजू की बुड्ढी भांडे का आवाज दुनिया करते बढ़ती, तुम ना तरास हो रहा क्या करना आता नहीं, सॉरी।